दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने फिंगर टिप सीरीज के फर्स्ट सीजन को एक्सप्लेन किया था, जो आपको काफी पसंद आया। तो मैं इस वीडियो के जरिए अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इसका सीजन 2 काफी लॉन्ग है, इसीलिए उसे आने में कुछ दिन का समय लग सकता है। लेकिन तब तक सस्पेंस और थ्रिलर में कोई रुकावट नहीं आएगी, इसकी पूरी गारंटी है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए एक और शानदार सीरीज लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्नेक्स एंड लैडर्स। बस इतना कहूंगा कि इस सीरीज में शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सस्पेंस भरा पड़ा है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम दो चोरों को देखते हैं, जो एक मार्क किए हुए घर में चोरी करने घुसते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक औरत और उसकी बेटी चोरों को देखकर उनसे लड़ने लगते हैं, जिससे गुस्से में आकर एक चोर तो सीधा उस औरत को धक्का मारता है, जिससे उस लेडी के सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर दूसरा चोर कहता है कि हमें सिर्फ चोरी करनी थी, लेकिन तुमने ये सब क्या कर दिया। अगर वो औरत मर गई तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। साथ ही वो किसी फौजी के घर पर भी चोरी करने की बात कह रहा था। हालांकि ये लोग उस लड़की को घायल करके वहाँ पड़ा सोना चुराते हैं और फिर भाग निकलते हैं। इसके बाद सीन इसी दिन की सुबह यानी पास्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ हम मिंकू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपनी दादी और दादा के साथ रतमगुड़ नाम के छोटे से शहर में रहता है, और इसके मम्मी पापा किसी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और बाहर ही रहते हैं। अब यहाँ मिंकू के पास उसकी माँ का कॉल आता है। अब जब मिंकू उनका फोन उठाता है तो उसकी माँ बाद में कॉल करने का बोलकर फोन कट कर देती हैं। इससे मिंकू उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ के पास मिंकू के लिए कभी टाइम नहीं होता। खैर, इसके बाद मिंकू स्कूल निकल जाता है। यहाँ वो अपने दोस्तों को देखता है, जिन्हें उनके पेरेंट्स छोड़ने आए थे। ये देखकर मिंकू को अपने मम्मी पापा की याद आती है। तभी हम यहाँ पर मिंकू के दोस्तों से मिलते हैं, जो थे सैंडी, इराई और बाला। फिर ये चारों दोस्त बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें उनका सीनियर विनय बुलाता है, जो अक्सर ही बच्चों को बुली करता था। अब ये सभी उसके पास जाते हैं तो विनय उनसे उनका टिफिन मांगता है, जिस पर मिंकू कहता है कि मैं अंडा लाया हूँ। आप रोज हमारा टिफिन खाते हो ना, तो आज मैं आपको खुद खिलाता हूँ। अब जैसे ही विनय मुंह खोलता है तो मिंकू कच्चा अंडा उसके मुंह में डालकर मुक्का मार देता है, जिससे विनय की शक्ल बिगड़ जाती है। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां मिंकू के दादाजी को बुलाया गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि विनय के पापा यहाँ के थाना इंचार्ज हैं, जो आज इस मीटिंग में आए थे। अब प्रिंसिपल मिंकू की गैंग को डांटने लगते हैं कि ये चारों आए दिन कोई ना कोई कांड करते ही रहते हैं। बस इनमें से एक इराई ही है जो क्लास टॉपर है, इसीलिए वो इराई को तीनों से दूर रहने के लिए भी कहते हैं। और अब इन्हें लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, वरना इन्हें रस्टिकेट कर दिया जाता। अब बाहर आकर ये सभी सोचने लगते हैं कि ये विनय हमें बार बार परेशान करता है, और मैंने सुना है कि ये ट्यूशन के बाद कहीं तो जाता है। आज चलकर इसका पीछा करेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि ये जाता कहाँ है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि विनय साइकिल बहुत तेज चलाता है, इसीलिए उसका पीछा करना थोड़ा मुश्किल होगा। जिस पर इराई को एक आइडिया आता है, और वो एक ऐसा केमिकल लाता है जो कि अंधेरे में भी चमकता है। इराई कहता है कि इसे हम विनय की साइकिल में लगा देंगे, जिससे केमिकल रोड पर गिरेगा और हम आसानी से उसे पकड़ लेंगे। अब रात में ये लोग विनय के ट्यूशन के बाहर जाकर पहले तो उसकी साइकिल में वो केमिकल की शीशी लगा देते हैं, और फिर सोचने लगते हैं कि अभी तो उसे आने में 2 घंटे लगेंगे, ऐसे में टाइम पास कहाँ करें। जिस पर इराई कहता है कि रागी के घर चलते हैं। तब ये लोग सीधे रागी के घर पहुँच जाते हैं, जो इनकी ही क्लास में थी। पर रागी ज्यादातर बीमार रहती है, इसीलिए उसकी माँ उसे ज्यादा बाहर घूमने नहीं देती, और रागी की माँ असल में इनकी क्लास टीचर भी होती है। अब यहाँ ये सभी लोग रागी से मिलते हैं, उसके घर पर खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फिर जैसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं तो वो वापस विनय के ट्यूशन के बाहर पहुँच जाते हैं, जहाँ से विनय निकल ही रहा था। अब ये लोग उसका पीछा करना शुरू करते हैं, और थोड़ा रास्ता भटक जाने पर ये उस केमिकल को देखकर जैसे तैसे विनय तक पहुँच ही जाते हैं। यहाँ ये देखते हैं कि विनय तो अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट पी रहा है। ये देखकर तो इनके होश ही उड़ जाते हैं कि विनय तो पूरा नशेड़ी है। पर इराई कहता है कि इससे हमें क्या, अब हमें घर चलना चाहिए। फिर जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो बीच में जंगल पड़ता है, और यहाँ इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है, जिससे ये चारों ही डर के मारे भागने लगते हैं। लेकिन उसी समय इन्हें एक डरावना सा आदमी दिखता है, और वो डरकर और तेजी से भागते हैं। तभी यहाँ इन्हें 3 लोग घेर लेते हैं, और फिर जैसे तैसे करके तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन सभी की हालत खराब हो गई थी। हालांकि हमें पता चलता है कि ये तो विनय ही अपने दोस्तों के साथ इन्हें डराने आया था।
क्योंकि विनय ने इन लोगों को उस पर नजर रखते हुए देख लिया था। वहीं अब ये चारों बचकर निकलते ही हंसने लगते हैं कि आज तो भूतों से बाल बाल बचे हैं। हालांकि इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिंकू जल्द ही अपने मम्मी पापा के पास रहने चला जाएगा। इधर हम रागी और उसकी माँ को देखते हैं। तभी यहाँ पर दो चोर हमला कर देते हैं। यानी सीरीज की स्टार्टिंग वाला सीन इन्हीं के घर का था और फिर चोर उनके यहाँ चोरी करके अपने अड्डे पर जाने लगते हैं। लेकिन दूसरा चोर कहता है कि नहीं, अभी एक घर पर और निशान लगाया था, वहाँ से भी चोरी करते हैं। जिस पर एक चोर तो अपने अड्डे पर निकल जाता है और दूसरा चोरी के सामान वाला बैग लेकर चोरी करने चल देता है और कहता है कि मैं माल लेकर तो आऊंगा ही। अब ये चोर जिस घर में आया था वहाँ हमें पता चलता है कि ये तो मिंकू का ही घर है और वो जैसे ही किचन में आता है तो मिंकू उसे देख लेता है। तब मिंकू ऐसे बिहेव करता है कि वो तो पानी पीने आया है। हालांकि मिंकू की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। इसके बाद मिंकू वापस आकर पुलिस को फोन मिलाने लगता है, पर फोन में बैटरी ही नहीं थी। उसी समय पुलिस के सायरन की आवाज आती है जो राउंड पर निकली थी। तभी मिंकू देखता है कि चोर डर के मारे किचन की अलमारी में घुस गया है। इसीलिए वो चुपके से जाकर अलमारी का दरवाजा लॉक कर देता है, जिससे वो चोर दरवाजा पीटने लगता है। असल में चोर को अस्थमा की बीमारी थी, इसीलिए उसे खुली हवा की जरूरत थी। पर मिंकू डर के मारे सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसके दादा दादी तो वैसे ही बूढ़े हैं और उनका घर भी बाकी लोगों से काफी दूर है। फिर थोड़ी देर में दरवाजा पीटते पीटते चोर बेहोश हो जाता है और मिंकू को लगता है कि शायद वो सो गया होगा। इसके बाद अगली सुबह चोरी का मामला सामने आता है, जहां रागी और उसकी मां को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। साथ ही पुलिस भी इसकी तहकीकात में लग जाती है। इधर हम उसी चोर को देखते हैं जो अपने अड्डे पर निकल आया था। इसका नाम बारी है और इसके साथियों ने इसे पकड़कर रखा था। यहाँ वो उससे पूछते हैं कि तेरा साथी ब्लेड कहाँ है, और वो बैग लेकर कल से नहीं आया, जिसका बारी को कोई अंदाजा नहीं था। तब यहाँ बारी का दोस्त एलेक्स उस पर भड़क जाता है कि भाई हम सबको मार देंगे, उस बैग में कीमती सामान था। इधर हम मिंकू को देखते हैं जो सुबह उठकर अलमारी खोलने जाता है और देखता है कि इस आदमी की तो सांसें ही नहीं चल रही हैं, यानी वो मर चुका है। ये देखकर मिंकू के तो होश ही उड़ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम रिको नाम के बड़े आदमी को देखते हैं जो अपने पापा को श्रद्धांजलि दे रहा होता है। इसके बाद रिको सीधा अपने अड्डे पर आता है और हमें पता चलता है कि ये सारे चोर और गुंडे उसी के लिए काम करते हैं। हालांकि रिको का भी एक बड़ा बॉस है, लेकिन वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, रिको यहाँ आकर बारी को मारने लगता है कि बता बैग कहाँ है, क्योंकि तू भी उस ब्लेड से मिला हुआ है। जिस पर बारी मना करते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तब रिको कहता है कि जब बॉस आएंगे तभी तू सच उगलेगा। तभी हम थाने में देखते हैं कि पुलिस वाले एक गुंडे को बुरी तरह से पीट रहे हैं, जो किसी बड़े डॉन इराई का आदमी है। यहाँ पुलिस उस गुंडे को मार मार कर इराई के बारे में कई सवाल करते हैं, पर वो गुंडा मुंह नहीं खोलता। तब एक जूनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर, इस गुंडे को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हर किसी की नजर रहती है और अभी हमें इससे और पूछताछ करनी है। जिस पर पुलिस वाला मान जाता है। साथ ही ये सीनियर अपने जूनियर से कल रात हुई चोरी पर तहकीकात करने के लिए कहता है कि जो इस टाउन में कमजोर लोग हैं उनके घर पर जाओ, वहाँ चोरी के चांसेस ज्यादा होंगे। वहीं रात को मिंकू अपने सारे दोस्तों को एक जगह बुलाता है और कल रात हुई पूरी बात बताता है कि कैसे गलती से उससे एक आदमी मारा गया। इस पर इराई कहता है कि चलो पुलिस को सब बता देते हैं, लेकिन बाला कहता है कि मिंकू ने वैसे ही विनय को पीटा था, इसीलिए उसके पापा तो इसे जेल में डाल देंगे, हमें कुछ और करना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग आपस में खूब बहस करने लगते हैं। तभी मिंकू कहता है कि अगर ये सब पुलिस के सामने आ गया तो क्या पता मुझे जेल हो जाए, इसीलिए मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे तो जल्दी ही मेरे मम्मी पापा से मिलने भी जाना है और मैं जेल जाना नहीं चाहता। अब काफी सोच विचार करने के बाद ये सभी मिंकू के घर जाकर सीधा ब्लेड की लाश को उठाते हैं और फिर गार्डन में ही गड्ढा खोदकर उसी में उसे गाड़ने लगते हैं। तभी इनकी नजर उस बैग पर जाती है, जिसे ये खोलकर देखते हैं, जिसमें इन्हें काफी सारी ज्वेलरी मिलती है। अब इतना गोल्ड देखते ही इनको पैसों का लालच आ जाता है। उसी में इन्हें एक लॉकेट भी मिलता है जो काफी पुराना लग रहा था। तभी यहाँ मिंकू के दादा आ जाते हैं और मिंकू उनसे कहता है कि हम तो बस पौधे लगा रहे थे। असल में मिंकू के दादाजी को अल्जाइमर है, इसीलिए उन्हें कोई भी बात याद नहीं रहती और फिर वो सोने चले जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में हम एसआई को देखते हैं जो रागी से पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछता है और चोर को ढूंढने का वादा करता है। वहीं हम मिंकू और उसके दोस्तों को देखते हैं जो बैग में सारा सोना भरकर लाश के साथ गाड़ देते हैं।
क्योंकि अगर उन्होंने सोना अपने पास रखा तो कोई भी उन्हें पकड़ सकता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सब पर नजर रख रहा था। तभी इसके पास रिको का कॉल आता है जो उसे कहता है, लियो जो म्यूजियम से कीमती लॉकेट चुराया था, अगर वो लॉकेट वापस चाहिए तो हमें उस ब्लेड का पता लगाना होगा, क्योंकि वो बारी और ब्लेड ने हड़प लिया है। और ये लॉकेट वही था जिसे मिंकू और उसके दोस्तों ने ब्लेड के साथ दफना दिया था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में ये लोग बारी को पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगते हैं कि हमें ब्लेड का पता बता दे, लेकिन बारी को कुछ भी पता नहीं था। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो सीसीटीवी कंपनी में काम करता था और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इसका नाम लियो है। शायद यही रिको का बॉस हो सकता है। वहीं जब मिंकू अपने गार्डन में बैठा होता है तो उसके दादाजी पूरे गार्डन में पानी डालने लगते हैं, जिसे देखकर मिंकू की हालत खराब होने लगती है। तभी मिंकू उन पर किसी बहाने से चिल्लाने लगता है और पानी डालने से रोक देता है, क्योंकि लाश भी वहीं पर गाड़ी हुई थी। इधर हम मिंकू के दोस्तों को देखते हैं जो टेंशन में बैठे थे कि अब हम मिंकू के साथ कसूरवार बन चुके हैं, अगर एक भी फंसा तो सब जेल जाएंगे। वहीं इधर मिंकू एक आदमी को मारने के गिल्ट में सीधा चर्च आ जाता है और यहाँ वो अपना गुनाह कन्फेस करने वाला होता ही है, लेकिन फिर वो डर के मारे वहाँ से भी भाग निकलता है। इसके बाद हम सैंडी के पापा को देखते हैं जो काफी दिनों बाद अपने काम से टाउन में आए थे और आते ही सैंडी उनके पर्स से पैसे चुरा लेता है, जिस पर वो उसे डांटने लगते हैं और सैंडी ट्यूशन पढ़ने के बहाने वहाँ से चला जाता है और सीधा इराई के घर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो एसआई है वो दरअसल इराई के ही पापा है। हालांकि जब सैंडी इराई के रूम में जा रहा था तब उससे इराई का छोटा भाई टकराता है जो बहुत ही ज्यादा शरारती है और वो किसी को कुछ भी मार देता है। फिर इराई से मिलकर सैंडी उसे अपने साथ चलने को कहता है और हम देखते हैं कि चारों दोस्त रागी से मिलने आए हैं। यहाँ आकर उन्हें रागी के घर पर क्या हुआ सब पता चलता है और वो रागी से मिलने हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। यहाँ रागी उन्हें 2 चोरों के बारे में बताती है और ये सुनकर मिंकू के दोस्त समझ जाते हैं कि वो आदमी जो मरा है वो उनमें से ही एक चोर था। फिर रागी आगे बताती है कि वो बार बार यही कह रहे थे कि अब फौजी के घर भी जाना है और मिंकू के दादाजी ही वो फौजी थे। ये सुनकर इन्हें कंफर्म हो जाता है और फिर ये चारों दोस्त नीचे जाकर मीटिंग करने लगते हैं कि जब वो 2 चोर थे तो एक बचकर भागा होगा और दूसरा हमारे हाथों मतलब मेरे हाथों मारा गया, यानी अब उस चोर का साथी लौटकर जरूर आएगा, शायद हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर ये लोग सोचते हैं कि किसी को पता थोड़ी होगा कि वो चोर मर चुका है, इसीलिए बाला कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि ये जो चोर मरा है वो असल में जिंदा है, वो कहीं और घूम रहा है, ताकि उसका वो साथी कभी सच्चाई ना जान पाए और हम पर कोई खतरा ना आए। इसके बाद अब ये लोग रागी को जाकर सब सच बता देते हैं कि अब ये तुम्हारा भी सीक्रेट है। जिसके बाद ये रागी को मिंकू के गार्डन में लाते हैं और दोबारा गड्ढा खोदकर उस चोर के पास से बैग को बाहर निकालते हैं। साथ ही ये लोग देखते हैं कि लाश तो सड़नी शुरू हो चुकी है। फिर ये लोग बैग से सोना निकालकर रागी को दिखाते हैं कि जो तुम्हारी माँ का सोना है वो ले लो, लेकिन रागी सोना लेने से मना कर देती है। हालांकि यहाँ उस चोर का चेहरा देखकर रागी को याद आ जाता है कि यही वो चोर था। फिर रागी कहती है कि हमें कैसे भी करके दूसरे चोर का पता लगाना होगा। इसके बाद ये लोग उस चोर के जेब में पड़ी सारी चीजें निकाल लेते हैं, जिसमें एक फोन भी था और ये सोचते हैं कि शायद इसमें दूसरे चोर का भी नंबर होगा। फिर ये लोग बैग उसी लाश के साथ रखकर दोबारा उसे दफना देते हैं। इसके बाद ये अपने अपने घर निकल जाते हैं, जहां इराई के साथ अब रागी भी थी। रागी को इराई की माँ अपने साथ ही रहने के लिए कहती है, जिससे रागी खुश हो जाती है। वहीं हम सैंडी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था, तब उसके पीछे विनय लग जाता है और फिर उसे मस्ती मस्ती में गिरा देता है, जिससे सैंडी की जेब में से एक सोने की बाली गिर जाती है जो उसने बैग से निकाली थी और वो देखकर विनय उसे अपने पास रख लेता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पनीर नाम के एक आदमी को देखते हैं और इसकी बातों से हमें पता चलता है कि पनीर कॉल गर्ल का ब्रोकर है। फिर वो यहाँ क्लब से अपने लिए भी एक कॉल गर्ल लेने आता है और उसका आदमी बताता है कि यहाँ रिको की भी बंदी आई है, इसीलिए पनीर उसी को लेकर अपने साथ चला जाता है। इधर लियो से मिलने एक बड़े म्यूजियम के 2 आदमी आते हैं जो कहते हैं कि आपने हमारे म्यूजियम में अपने सीसीटीवी लगाए थे, लेकिन एक पेंडेंट गायब हो गया है जो कीमती था। साथ ही हैरानी वाली बात यह है कि चोरी वाले दिन ही सीसीटीवी कैमरा खराब हो गए थे, जिस पर लियो ऐसे बिहेव करता है जैसे ये सब कोई कोइंसिडेंस है। इसके बाद म्यूजियम के लोग उस पर भड़कने लगते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेजेस रीस्टोर हो सके तो उसे करके दो,
तब लियो भी कहता है कि इतनी ही जल्दी है तो पुलिस की एफआईआर दिखा दीजिए, मैं काम जल्दी करवा दूंगा। जिस पर ये लोग लियो की बात उसी की कंपनी के मालिक से कराते हैं। तब लियो से उसका बॉस कहता है कि जल्दी काम करवा दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद लियो सीधा अपने अड्डे पर आता है, यानी लियो ही इन सब का बॉस है। तभी यहाँ एलेक्स बताता है कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग उन लोगों ने म्यूजियम से वो बॉक्स चुराया था और फिर दोनों लालच के चक्कर में 2 घरों में चोरी करने निकल गए, जहाँ एक चोरी तो सही हो गई पर दूसरी चोरी के बाद से ब्लेड गायब है और अब ब्लेड और बारी दोनों को पुलिस ढूंढ रही है। इस पर लियो कहता है कि कैसे भी करके उस ब्लेड का पता लगाओ वरना बहुत बुरा होगा। इधर हम विनय को देखते हैं जो एक सुनार के पास जाकर वो सैंडी से चुराई हुई इयररिंग्स को बेच देता है। वहीं मिंकू के पास इराई का कॉल आता है जो कहता है कि मैं पापा के साथ थाने आया हूँ, तो मौका मिलते ही मैं उस मरे हुए आदमी के नंबर से उसका एड्रेस निकाल लूंगा। इसके बाद इराई ऐसा ही करता है और फिर गेम खेलने के बहाने पुलिस कंप्यूटर से डिटेल्स निकालने लगता है। तब उसे परस्पर नाम का एड्रेस मिलता है। फिर इन लोगों से मिलने के बाद इराई कहता है कि अब हमें अगली चाल चलनी होगी। पहले तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये चोर जिंदा है, जिसके बाद हम उसकी ये फोटोज इसी परस्पर वाले एड्रेस पर छोड़ देंगे और शायद वही दूसरा चोर भी हो। इसीलिए हमें रागी को भी अपने साथ परस्पर ले जाना होगा ताकि वो उसे पहचान सके। अब यहाँ बाला कहता है कि अगर चोर को जिंदा दिखाना है तो उसकी फोटोशॉप के जरिए फोटो एडिट करनी होगी, यानी आज लाश को फिर से निकालना होगा। पर अब एक प्रॉब्लम थी कि स्कूल भी तो जाना है वरना घर वाले इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तब ये लोग स्कूल से कुछ दिन सस्पेंड होने का सोचने लगते हैं। तभी यहाँ इराई के पापा आते हैं और वो मिंकू की दादी से कहते हैं कि अब रूटीन चेकअप चल रहा है, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी कि कुछ चोरी तो नहीं हुई। तो ये देखकर ये चारों डर जाते हैं। फिर इराई के पापा सब जगह छानबीन करते हैं और उन्हें दीवार के पास एक इनहेलर मिलता है जो ये देखकर सोचने लगते हैं कि ये कहीं चोर का तो नहीं। तभी डर के मारे इराई कह देता है कि ये तो दादाजी का है, मैं गलती से यहाँ ले आया हूँ। तब इराई के पापा उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब शाम होते ही ये चारों एक फोन की दुकान पर आते हैं और उससे चोर का फोन ठीक कराने लगते हैं, लेकिन पानी जाने की वजह से फोन पूरा डैमेज हो गया था, इसीलिए वो ठीक नहीं होता। फिर ये लोग जाते हुए सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तो बाला कहता है कि हर फोन में एसडी कार्ड लगता है और फोन खराब होने पर पुलिस एसडी कार्ड को ही चेक करती है, इसलिए हमें नया एसडी कार्ड खरीदकर चोर की फोटोशॉप वाली फोटोज उसमें डालनी होंगी और फोन को परस्पर में छोड़ना होगा ताकि किसी को भी फोन मिले तो उन्हें लगे कि चोर कहीं घूम रहा है। इधर बारी आज शराब पीते हुए एलेक्स से कहता है कि मैं तो ये काम हमेशा के लिए छोड़ना चाहता था, पर उस लियो ने कहा कि आखिरी काम होगा तो मैं चला गया, लेकिन देखो मेरा क्या हाल हो गया है और अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिल नहीं पाऊंगा। साथ ही बारी कहता है कि जो लियो ने पेंडेंट चुराने को कहा था वो इतना कीमती लग भी नहीं रहा था, पता नहीं उसमें ऐसा क्या खास है। फिर वो कहता है कि ब्लेड पता नहीं कहाँ गया, अगर वो इतने दिनों से नहीं आया तो इसका मतलब उसे किसी ने मार तो नहीं डाला। इधर ये चारों आज फिर से उस चोर की लाश को निकालते हैं जो काफी ज्यादा सड़ चुकी थी, जिसके बाद वो उसकी फोटोज खींचते हैं और फिर फोटोशॉप में एडिट करके एसडी कार्ड में डाल देते हैं। फिर अगले दिन विनय के पापा उससे स्कूल में आकर पूछते हैं कि तेरे पास सोना कहाँ से आया जो तू बेचने चल दिया, जिस पर विनय डर के मारे सैंडी का नाम ले लेता है। इसके बाद विनय सैंडी से आकर लड़ने लगता है कि तूने पुलिस को बता दिया उस सोने के बारे में, हालांकि सोने की बात तो उसके पापा को सुनार ने बताई थी। अब यहाँ विनय से ये चारों भिड़ जाते हैं और आज गुस्से में प्रिंसिपल इन चारों को 5 दिन के लिए रस्टिकेट कर देता है, जो कि ये लोग पहले से ही चाह रहे थे। इसके बाद रात को जब सैंडी घर आता है तो आज उसके पापा देखते ही उसे मारने लगते हैं और फिर कमरे में ले जाकर उससे पूछते हैं कि ये सोना कहाँ से आया। असल में वो ईयररिंग विनय के पापा ने सुनार से लेकर सैंडी के पापा को लौटा दी थी। अब यहाँ सैंडी को उसके पापा खूब मारते हैं और सच बताने के लिए कहते हैं कि ये कहाँ से आया। तब सैंडी डर के मारे कहता है कि मिंकू ने गलती से एक चोर को मार दिया था जिसके पास ऐसा ही काफी सारा सोना था और फिर हम सब ने उसे गड्ढा खोदकर गार्डन में दफना दिया। ये सुनकर तो सैंडी के पापा के होश उड़ जाते हैं कि मेरा लड़का इतना खतरनाक कब हो गया, और फिर वो बाहर आकर टेंशन में सिगरेट पीने लगते हैं। तभी सैंडी आकर अपने पापा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी उसके पापा कहते हैं कि मैं करता हूँ कुछ, जिसके बाद वो सीधा विनय के पापा यानी पुलिस वाले को सच सच बताने चले जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अब 5th एपिसोड की शुरुआत में सैंडी के पापा पुलिस वाले से मिलने आते हैं, पर विनय को मिंकू के दोस्तों ने जो मारा था इसी बात पर उसकी माँ सैंडी के पापा को सुनाने लगती हैं
जिस पर वो ध्यान नहीं देते और पूछते हैं कि विनय के पापा कहाँ हैं, कुछ बात करनी है। लेकिन विनय की माँ बताती हैं कि वो तो थाने से लौटे ही नहीं हैं, जिस पर वो वापस लौट जाते हैं। वहीं हम एसआई को देखते हैं जो अपने पापा यानी इराई के दादा के ड्रॉअर में वो इनहेलर पंप रख देते हैं, क्योंकि इराई ने तो कहा था कि वो दादा का है। इसके बाद हम रागी को देखते हैं जिसके पैर में चोट लगी थी और डॉक्टर बताते हैं कि इसको ब्लड क्लॉटिंग हुई है। वैसे अगर अब रागी को कहीं बाहर भी ले जाना होगा तो इसे पहले क्लॉट 9 का इंजेक्शन देना होगा, जो इराई याद कर लेता है। इधर थाने में आज ह्यूमन राइट्स का वकील आता है और वो पूरे थाने की जांच करने लगता है कि यहाँ किसी मुजरिम के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उस डॉन के आदमी को तो इन लोगों ने पहले ही कहीं और छुपा दिया था। ये देखकर वो चला जाता है। इधर हम लियो को देखते हैं जो उस बड़े डॉन आयरा के आदमी से मिलने आता है और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि आयरा ने ही लॉकेट चुराने का काम लियो को दिया था। इसीलिए लियो उस लॉकेट को किसी भी हाल में पाना चाहता है। फिर लियो उस आदमी से 2 हफ्ते का समय मांगता है ताकि वो ब्लेड को ढूंढ सके। अब जब ये लोग जा रहे होते हैं तो आयरा का आदमी रिको से कहता है कि मैंने सुना है तेरी गर्लफ्रेंड उस पनीर के साथ रहने लगी है। तो ये सुनकर रिको को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि वहाँ से रिको जाते हुए लियो को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए रतमगढ़ू में रहने का इंतजाम कर दिया है ताकि तुम वहाँ रहकर ब्लेड के बारे में जानकारी निकाल पाओ। इसके बाद हम लियो को देखते हैं जो इराई के घर पर ही पेइंग गेस्ट के रूप में रहने आया था और वो इराई की माँ को बताता है कि मैं सीसीटीवी कंपनी में काम करता हूँ। वहीं हम इराई के दादा को देखते हैं जो पास रखे हुए इनहेलर को यूज कर लेते हैं, पर उससे तो उन्हें खांसी आने लगती है। इधर इराई रागी के पास आता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रागी के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर उसकी बॉडी से हल्का सा भी खून निकलता है तो वो बिना मेडिसिन के कभी बंद नहीं होता। इसीलिए रागी की माँ उसे खेलने तक नहीं देती थी ताकि उसको चोट ना लग जाए। फिर इराई सीधे मिंकू के पास फोन करके कहता है कि मैंने रागी को देने वाले इंजेक्शन के बारे में पता किया है। अगर रागी को साथ ले जाना है तो पहले उसे वो इंजेक्शन देना होगा जो 13,000 रुपए का है। इस पर ये सारे दोस्त पैसों का इंतजाम करने लगते हैं। अब इंतजाम होने के बाद वहाँ पर सैंडी आता है जो बोलता है कि मैंने अपने पापा को सब बता दिया है। इस पर ये लोग गुस्से में उसे वहाँ से भगा देते हैं कि तू गद्दार है। फिर रात होते ही मिंकू बाला और इराई की मदद से उस लाश को कहीं और छुपाने के लिए कहता है, क्योंकि अब सच जानने के बाद सैंडी के पापा कभी भी पुलिस लेकर आते ही होंगे। अब ये लोग जैसे ही गड्ढा खोदने लगते हैं तभी यहाँ सैंडी के पापा आ जाते हैं और उन्हें देखकर ये छुप जाते हैं। वहीं हम लियो को देखते हैं जो रात में छानबीन करने में लगा हुआ था। अब यहाँ सैंडी के पापा गड्ढा खोदने लगते हैं क्योंकि उनका प्लान था कि लाश के पास से सोना चुरा लिया जाए। लेकिन तभी यहाँ सैंडी आकर अपने पापा को मार के बेहोश कर देता है और फिर ये लोग सैंडी के पापा को मिंकू के स्टोर रूम में लाकर बंद कर देते हैं। जिसके बाद सैंडी खाना खा रहा होता है और कहता है कि पापा को ऐसे ही बंद रखना होगा वरना वो पुलिस को बता देंगे। फिर ये लोग सैंडी के पापा से आकर कहते हैं कि हम आपको एक काम पूरा होते ही छोड़ देंगे, तब तक आप यहीं पर चुपचाप रहो। जिसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो सैंडी की माँ उससे कहती है कि पापा कल रात से घर नहीं आए, चल कॉल करके पता कर लेते हैं। तब ये लोग कॉल करने जाते हैं और वहाँ सैंडी ही बात करते हुए अपनी माँ से झूठ कह देता है कि पापा मेरे से गुस्सा है ना, इसीलिए वो काम पर लौट गए। इधर आज लियो और रागी मिलते हैं और तभी वहाँ इराई का भाई आकर लियो पर चाय गिरा देता है, जिससे लियो इरिटेट हो जाता है, पर लियो कुछ कह नहीं पाता। वहीं इराई के दादा अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे सांस नहीं आ रही, इसीलिए मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो ये दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब यहाँ डॉक्टर बताता है कि मैंने जो इनहेलर दिया था ये वो नहीं है और वैसे भी ये इनहेलर यहाँ नहीं मिलता। अब ये सुनकर इराई के पापा सोचने लगते हैं कि इराई ने तो कहा था कि ये दादाजी का है। फिर यहाँ लियो रिको से बात कर रहा होता है, जिस पर रिको कहता है कि वो ब्लेड पनीर का खास था, तो अब उस पनीर से इसे उगलवाना होगा। तब हम देखते हैं कि वो पनीर उसी परस्पर बंगले में रहता है जहाँ ये मिंकू की गैंग जाने वाली है और यहीं पर एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में ये लोग रागी को वो इंजेक्शन लगवा देते हैं। तभी वहाँ रागी को नर्स बताती है कि तुम्हारी माँ को होश आ गया है। अब रागी अपनी माँ से मिलने जाती है जो अभी भी ठीक से बोल नहीं पा रही थी। इधर हम लियो को देखते हैं जो इराई के पापा के पास आकर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का ऑफर देता है, जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने सर से पूछकर बताऊंगा। तभी वहाँ थाना इंचार्ज आते हैं और लियो चुपचाप चला जाता है। यहाँ घर पर आज ये लोग सैंडी के पापा को खाना खिला रहे थे।
साथ ही वो प्यार से उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हमारा काम पूरा होते ही हम आपको छोड़ देंगे, बस आप शोर मत मचाना। तभी वहाँ पर विनय के पापा आते हैं और उन बच्चों को डांटने लगते हैं कि मैं कल ही घर गया तो देखा कि विनय को काफी चोटें आई हैं, क्योंकि तुम लोगों ने उसे स्कूल में मारा था। इसीलिए वो उन्हें आखिरी वार्निंग देकर चले जाते हैं कि आगे से लड़ाई मत करना। इसके बाद हम बारी को देखते हैं जो एलेक्स से कहता है कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये लोग उसे नहीं छोड़ते। तभी वहाँ रिको आता है और कहता है सारे आदमियों को इकट्ठा कर लो, आज पनीर के घर चलना है। वहीं मिंकू भी पनीर को पीसी से फोन करके कहता है हमें एक फोन पड़ा मिला है, इसमें आपका लैंडलाइन नंबर था तो आपको कॉल कर दिया। साथ ही उस आदमी के हाथ में गहनों से भरा बैग भी था जिसे लेकर वो कहीं तो चला गया। अब ये फोन मैं किसे दूं आप बताइए। जिस पर पनीर कहता है कि मुझे लाकर परस्पर में दे दो। अब पनीर से बात करके इन लोगों को ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये आदमी उस दिन चोर के साथ नहीं था, क्योंकि इसे तो बैग के बारे में भी पता नहीं है। तब ये डिसाइड करते हैं कि आज चलकर देख लेंगे। फिर रात तक ये लोग परस्पर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो कुत्ते हैं। तब बाला एक पपी के टॉय में क्लोरोफॉर्म डालकर वहाँ फेंक देता है, जिसे सूंघकर कुत्ते बेहोश हो जाते हैं। फिर ये लोग दीवार फांदकर अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें कोई भी नहीं मिलता और ये सोचते हैं कि घर तो पूरा खाली है। हालांकि ऊपर जाने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ का मालिक यानी पनीर तो शराब पीकर धुत पड़ा हुआ है, जिसे जरा भी होश नहीं था। अब बाला कहता है कि जल्दी से इसके पास वो फोन रख दो और चलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ बंदूक भी है। तो फोन रखकर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें कार की आवाज आती है और यहाँ असल में रिको पनीर से मिलने आ गया था। अब कार देखकर ये लोग फोन जेब में डालते हैं और जाकर अलग अलग जगह छुप जाते हैं। इसके बाद रिको ऊपर आता है और वो पनीर को उठाकर पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। पनीर कहता है कि वो तो कब की चली गई। फिर रिको उससे ब्लेड के बारे में पूछने लगता है कि तू उससे मिला हुआ है ना, जिस पर पनीर गुस्से में रिको पर बंदूक तान देता है। लेकिन रिको भी उस पर हमला कर देता है और फिर वो पनीर को जान से मार डालता है। ये सब देखकर तो उन बच्चों के होश उड़ जाते हैं, पर वो अपनी जगह से हिलते तक नहीं। फिर रिको अपने आदमी एलेक्स से कहता है कि इस पनीर की लाश ठिकाने लगानी है, तो जल्दी से ये जगह साफ कर दे, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर सब नीचे चले जाते हैं। अब एलेक्स जैसे ही खून साफ करने लगता है तभी उसकी नजर इराई पर जाती है और वो पनीर की बंदूक ही उस पर तान देता है। फिर वो कहता है कि तूने तो सब देख लिया है, इसीलिए अब तुझे मरना होगा। लेकिन तभी पीछे से मिंकू उस पर हमला कर देता है और एलेक्स की बंदूक नीचे गिर जाती है, जो अब इराई उठा लेता है। यहाँ नीचे भी गाने बज रहे थे तो ऊपर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी अफरा तफरी में इराई से गोली चल जाती है और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में रिको पनीर के फोन में पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, जिसमें मिंकू ने ही कॉल करके एक फोन का जिक्र किया था। साथ ही उसने ज्वेलरी का बैग भी बताया था जो उसने फोन छोड़ने वाले के हाथ में देखा था। ये सुनकर रिको को कंफर्म हो जाता है कि ब्लेड वही था और वो गहने लेकर फरार है। खैर, यहाँ हम एलेक्स को देखते हैं जो इराई के हाथों मारा गया था। तब सैंडी नीचे देखता है कि रिको की गैंग तो अभी भी यहाँ मौजूद है, जिस पर मिंकू कहता है कि पहले इस आदमी को छुपाओ, बाकी बाद में देखेंगे। और ये लोग किसी तरह एलेक्स की लाश को अलमारी में छुपा देते हैं। फिर जैसे ही रिको के आदमी एलेक्स को बुलाने आते हैं तो देखते हैं कि एलेक्स तो गायब है, जिस पर रिको कहता है कि शायद लाश ठिकाने लगाने के डर से वो भाग गया होगा। और फिर वो सब पनीर की लाश को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं कि जब एलेक्स को आना होगा आ जाएगा। इसके बाद मिंकू की गैंग बाहर निकलती है और सोचने लगती है कि अब इस लाश का क्या करें, जिस पर बाला कहता है कि ये लोग गैंग के मेंबर हैं जो किसी को भी मार सकते हैं, तो हम ऐसा दिखाएंगे कि इसे भी किसी गैंग ने मार डाला, इससे हमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये लोग हर जगह से फिंगरप्रिंट्स साफ करते हैं और फिर एक अलमारी के दरवाजे पर ही शूट कर देते हैं, जिससे लगे कि गुंडों ने ही उसे देखकर मार डाला। इसके बाद वहाँ बाला एलेक्स की उंगली से रिको का नाम एक शर्ट पर लिख देता है। इससे उसी आदमी पर शक जाएगा जो गैंग लेकर आया था, क्योंकि सब लोग उसे रिको कहकर बुला रहे थे। ये सब करके ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। अब ये सभी वहाँ से रिलेटेड सारे सबूतों को लाकर एक नदी में फेंक देते हैं। वहीं लियो को कॉल आता है, जहां उसका साथी बताता है कि आपको उसी टाउन में ब्लेड से जुड़ी खबर मिल जाएगी। मैंने पनीर के फोन में एक बच्चे की आवाज सुनी थी जिसे उसका फोन मिला था। तभी वहां इराई के पिता आते हैं जो इराई की गैंग को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो लोग दोपहर से गायब हैं। वहीं बाकी बच्चों के परिवार वाले भी आ जाते हैं और बच्चों को ढूंढने लगते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इराई ने अपने पापा की अलमारी से रागी के इंजेक्शन के लिए पैसे चुराए थे। फिर जैसे ही ये लोग अपने टाउन में घुसते हैं
तो इन्हें अपनी फैमिली नजर आती है। इसीलिए ये लोग रास्ता बदल लेते हैं कि आज अगर इन्होंने पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। जिसके बाद वो सीधा मिंकू के घर जाते हैं और यहाँ इराई एक प्लान बताता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग मिंकू के दादा की कार से टाउन में आते हैं और यहाँ वो कार सैंडी के पापा चला रहे थे, जिन्हें इन लोगों ने अपने प्लान में शामिल कर लिया था। सैंडी के पापा कहते हैं कि ये लोग फ्री थे तो हम सब घूमने निकल गए। अब पहले वो जाकर उस दिन मिले इनहेलर को चेक करते हैं और फिर सीधे जाकर अपने डेटाबेस में ऐसे चोरों के बारे में पता करते हैं जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो। और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसा चोर मिल जाता है जो था ब्लेड। इसके बाद मिंकू के घर पर इराई के पापा पूरी टीम के साथ जांच करने पहुंच जाते हैं कि यहाँ कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान मिल सकते हैं, क्योंकि चोर का इनहेलर यहीं पर मिला था। और ये देखकर मिंकू की हालत खराब हो जाती है। फिर इराई के पापा मिंकू की दादी को बताते हैं कि चोर दीवार फांदकर सीधा आपके किचन में गया होगा, इसीलिए आपके किचन की जांच करवा ली है और जल्द ही हम डॉग्स लेकर भी आएंगे। जिस पर मिंकू की दादी कहती है, जो करना है करो, बस चोरों को जल्दी से पकड़ो। इसके बाद ये सब दोस्त बाहर बैठकर सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करें। तभी इराई कहता है कि अब हमें पुलिस को ये यकीन दिलाना होगा कि उस चोर का मिंकू के घर से कोई लेना देना नहीं है। और उस दिन गोली चलने के दौरान वो फोन टूट भी गया था जिसमें इन लोगों ने ब्लेड की लाश की फोटोज रखी थी। इसीलिए अब एक ही रास्ता है कि इन्हें लाश को शिफ्ट करना होगा, वरना कुत्ते तो तुरंत लाश को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर सब लोग मान जाते हैं। इधर लियो के पास बार बार रिको का कॉल आ रहा था, जिस पर वो सीधा अपने अड्डे पर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि ऑफिस टाइम में मुझे कॉल मत किया करो, क्योंकि मेरे लिए ये नौकरी भी जरूरी है, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। फिर लियो पूछता है कि फोन करने वाले लड़के का कुछ पता चला, जिस पर रिको कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि हमने पनीर को मार डाला। ये सुनकर लियो के होश उड़ जाते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। फिर वो पनीर के घर की ओर जाने लगता है, लेकिन वहाँ तो पहले से ही मीडिया और पुलिस थी। तब मौका पाकर लियो डॉक्टर के भेष में सीधा अंदर घुस जाता है और वहाँ देखता है कि ये तो एलेक्स की लाश है। और डॉक्टर पुलिस वाले को बता रही थी कि यहाँ 2 खून हुए थे, एक तो अलमारी में मारा गया और दूसरा यहाँ फर्श पर पड़ा हुआ था, इसीलिए ये फर्श साफ किया गया है। फिर वो पुलिस वाला वहाँ छानबीन करने लगता है और तभी कपड़े पर वो रिको का नाम पढ़ता है जो कि बाला ने लिखा था। तब पुलिस वाला कहता है कि मैं इस एलेक्स को जानता हूँ, ये चोरी करने के इल्जाम में पहले भी पकड़ा जा चुका है, पर इसे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, यानी रिको का नाम किसी और ने लिखा है। फिर ये पुलिस वाला अपना दिमाग लगाता है और उसे समझ आता है कि पहले एक मर्डर हुआ होगा, जिसके बाद इसे मारा गया, वरना एक ही खून होता तो दोनों लाश साथ में ले जाते। इधर लियो सीधा रिको के पास आता है और उसे डांटने लगता है कि तेरा नाम पुलिस को पता चल गया है, इसलिए अब तू फंसेगा तो मैं भी फंसूंगा। फिर वो गुस्से में आकर बारी को मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम मिंकू की गैंग को देखते हैं जो लाश को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कुछ भिखारियों को लेने जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। अब 8th एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लेड और बारी को पास्ट में देखते हैं, जहां बारी तो ये काम करने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन पैसों के लालच में ब्लेड उसे मना ही लेता है कि इसके बाद आराम से जिंदगी जीना। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रात को ये 2 भिखारियों को लेकर अपने साथ आते हैं और कहते हैं कि गार्डन में हमारे कुत्ते की लाश है, उसी को कहीं जंगल में गाड़ना है, हम आपको अच्छे पैसे देंगे। तब वो दोनों भिखारी तुरंत आकर लाश निकालते हैं और फिर ये लोग जाने लगते हैं, पर कार तो किसी को चलानी आती नहीं, जिस पर वहाँ सैंडी के पीछे पीछे उसके पापा आ जाते हैं और वो इन लोगों की हालत देखकर कार जंगल में ले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उस लाश को एक जगह लाते हैं और दोनों भिखारी गड्ढा खोदने लगते हैं। उतनी ही देर में ये सब लाश को कहीं और फेंक देते हैं और फिर उस पन्नी में भारी पत्थर रखकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने कुत्ते को दफना दिया हो और उन भिखारियों को भी कुछ पता नहीं चलता। फिर ये लोग उन्हें पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम लियो को देखते हैं जो आज मिंकू के घर पर तहकीकात करने आता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि यहाँ चोर के निशान पाए गए हैं, पर यहाँ तो मिंकू की दादी उसे काम बता कर परेशान कर देती है और उसे मजबूरन भागना पड़ता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सब लोग टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें पनीर के घर पर हुए मर्डर की बात हो रही थी। इसमें रिको का नाम भी आता है। तभी यहाँ मौका पाकर बारी वहाँ से भाग निकलता है। उधर हम लियो की कंपनी के मालिक को देखते हैं, जिनके पास वही म्यूजियम के 2 आदमी आते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग भी उस लॉकेट को चुराने के विचार में थे, क्योंकि वो लॉकेट 10 करोड़ का था, पर उससे पहले उसे कोई चोर चुरा ले गया और उसकी तो कैमरे से भी रिकॉर्डिंग गायब है। जिस पर वो मालिक कहता है कि मैं रिकॉर्डिंग निकलवा दूंगा और चोर का भी पता चल जाएगा, पर मुझे 25% चाहिए।
तब ये लोग मान जाते हैं। इसके बाद यहाँ बारी आज सीधा हॉस्पिटल आता है और वहाँ एक नर्स को देखता रहता है, यानी यही उसकी गर्लफ्रेंड है। पर जैसे ही उसकी नजर रागी की माँ पर पड़ती है तो वो उदास हो जाता है, क्योंकि उनकी हालत का जिम्मेदार वो खुद है। इधर थाने में लियो देखता है कि ब्लेड और रिको दोनों की फोटो वांटेड में लग चुकी है, जिससे वो डर जाता है। फिर वो सीधा आयरा के आदमी को कॉल करता है और कहता है कि आयरा का एक खास गुंडा जो पुलिस की कैद में है, अगर मुझे आयरा से मिलवा दो तो मैं तुम्हारे साथी को आजाद करवा दूंगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, तू बस लॉकेट पर ध्यान दे जो हमें चाहिए। पर लियो तो मौका पाकर उसी गुंडे के पास आ जाता है और कमरा बंद करके उससे कहता है कि मैं तुझे यहाँ से निकाल लूंगा, पर मुझे आयरा से मिलवा देगा तो बता। पर तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और लियो ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे उसे आयरा का गुंडा मारने वाला हो। लेकिन तब जैसे तैसे पुलिस वाले उसे बाहर निकालते हैं। फिर लियो कहता है कि मुझे लगा एसआई अंदर होंगे तो मैं मिलने चला गया, मुझे पता नहीं था कि वहाँ कोई क्रिमिनल है। तभी वहाँ बारी आता है, जिसे देखकर लियो की हालत खराब हो जाती है और लियो बारी के पास आकर पूछता है कि तू यहाँ क्यों आया है, जिस पर बारी कहता है कि मैं अब बस सरेंडर कर दूंगा। लेकिन लियो कहता है कि अगर तूने सरेंडर कर दिया तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड का पता लगाकर उसे जान से मार दूंगा। और ये कहकर वो उसे वहाँ से सीधा अपने साथ ले आता है। फिर जब लियो अपने रूम में जा रहा होता है तब उसके साथ बारी को देखकर रागी के होश उड़ जाते हैं और उसे याद आता है कि यही आदमी उस चोर के साथ आया था। तब वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुँचती है और बताती है कि उसने वो चोर लियो के साथ देखा था। वहीं लियो अपने आदमी को बुलाकर बारी को वापस अपने अड्डे पर भिजवा देता है और कहता है कि अब भागने की कोशिश मत करना। इसके बाद लियो के पास इराई आता है और कहता है कि आपके पास चार्जर होगा, और बातों बातों में पूछने लगता है कि आपके यहाँ कोई मेहमान आया है क्या। इस पर लियो मना कर देता है, पर उसके हाव भाव देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग जरूर कुछ जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को ब्लेड की लाश भी मिल जाती है। यहाँ लियो अब सारी कड़ियाँ मिलाने लगता है कि ये बच्चे अक्सर गायब रहते हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो सीधा उन बच्चों के पास जाता है और एक आदमी से कहलवाता है कि रिको तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनते ही वो बच्चे डर के मारे खड़े हो जाते हैं और दूर से लियो सब कुछ देखकर समझ जाता है कि ये बच्चे ही अब तक गेम प्लान कर रहे थे। इसके बाद रात को सब बच्चे टेंशन में बैठे होते हैं कि रिको तो हमें छोड़ेगा नहीं। साथ ही ये लोग भी कंफर्म हो जाते हैं कि वो लियो चोर का दोस्त है। इधर रात में सबके जाने के बाद लियो इराई के घर में आता है और हर जगह छानबीन करने लगता है। तभी वहाँ इराई का छोटा भाई भागता हुआ आता है, जो अभी भी खेल रहा था, और वो लियो के पैर में कुल्हाड़ी मारकर भाग जाता है और बेचारा लियो कुछ कह नहीं पाता। फिर लियो सीधा इराई के रूम में आता है और छानबीन करने लगता है। तभी उसे बेड के नीचे से एक गन मिलती है जो कि पनीर की थी। ये देखकर लियो के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर 8th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में लियो अपने आदमियों से कहकर वहाँ बैठे मिंकू के दोस्तों को उठवा लेता है, जिसमें रागी, बाला और सैंडी भी शामिल थे। वहीं इधर मिंकू और इराई पुराने कपड़ों में ब्लेड के बैग से निकला सोना भर रहे थे ताकि वो किसी को ना मिले। पर उसी सोने में एक लॉकेट देखकर मिंकू अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो उसे पसंद आ जाता है। इधर लियो के आदमी उन बच्चों को सीधा अपने अड्डे पर लाकर कैद कर देते हैं। तभी वहाँ लियो आता है और रिको को बताता है कि ये देख बंदूक जो उस लड़के के पास से मिली है, यानी एलेक्स को उसी ने मारा है और उनमें से 3 तो अंदर कैद हैं, जिनको मैं बाद में देख लूंगा। फिर वो अपने सभी साथियों से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पुलिस कभी भी रिको को ढूंढते हुए आ सकती है। तभी वहाँ न्यूज में दिखाते हैं कि एक चोर की लाश मिली है और वो देखकर लियो के होश उड़ जाते हैं कि ब्लेड भी मारा गया, यानी अब वो बैग कहाँ है किसी को नहीं पता। अब लियो सीधा उन बच्चों के पास आता है और उन्हें डराने लगता है कि जरूर तुमने ही ब्लेड को मारा होगा, 2 खून करने की हिम्मत कहाँ से आई तुम लोगों में। पर वो बच्चे अपना मुंह नहीं खोलते। जिसके बाद लियो बाहर आकर अपने आदमियों से कहता है कि ये बारी अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसे मौका मिलते ही मार दो। साथ ही वो कहता है कि मैं एक काम करके आता हूँ, फिर हम सब यहाँ से निकल लेंगे। वहीं बारी ये बात सुन लेता है और अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगता है। खैर, इसके बाद लियो सीधा इराई के पापा के घर आता है और कहता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी उसे इराई दिखता है जो बैग लेकर आया था और हम समझ पाते हैं कि ये बैग वही है जिसमें इन लोगों ने सोना छुपाया था। वहाँ लियो इराई वाले बैग में अपना एक मोबाइल डाल देता है ताकि उन्हें कांटेक्ट कर सके और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ इराई और मिंकू सीधा उस बैग को लेकर एक फ्लड रिलीफ कैंप में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियो अपने काम पर आता है और तब वहाँ उसका बॉस कहता है कि आज हमें सर्वर की सर्विस करनी होगी।
और ये काम मैं तुम्हें देता हूँ, जिसे लियो मना नहीं कर पाता। हालांकि उसे तो जल्दी यहाँ से निकलना था। इधर इराई वो बैग फ्लड रिलीफ कैंप में छोड़ आता है, क्योंकि उन्हें वो सोना नहीं चाहिए था। तभी उसमें रखा वो फोन बजता है और एक आदमी वो फोन इराई को दे देता है कि ये शायद तुम्हारा होगा। इसके बाद इराई और मिंकू उसी जगह पर जाते हैं जहां ये सारे दोस्त मिलते थे, पर यहाँ से रागी और उसकी गैंग गायब थी और वहीं रागी का एक लॉकेट पड़ा था, जो देखकर ये टेंशन में आ जाते हैं। उसी समय फोन पर लियो का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं जानता हूँ उन गहनों का बैग तुम्हारे पास है, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्तों को किडनैप कर लिया है, तो वो बैग लेकर जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ आ जाओ। ये सुनकर तो इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। वहीं उधर लियो सर्वर रूम में था। तब उसका बॉस आकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने ही वो लॉकेट चुराया है, मुझे हिस्सा दे दो वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। ये सुनते ही लियो अपने बॉस को जान से मार डालता है और फिर वो रिको को फोन करके कहता है कि उन बच्चों पर नजर रखना, अगर हमें पुलिस पकड़ेगी तो वही बच्चे भागने के काम आएंगे, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिसे सुनकर रिको उनके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन वहाँ तो रागी ने अपने हाथ किसी तरह से खोल लिए थे। इधर इराई और मिंकू सीधा लियो के ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और प्लान करते हैं कि जैसे ही लियो यहाँ से बाहर निकलेगा हम उसका पीछा करेंगे, तभी हमें हमारे दोस्त मिल सकते हैं। वहीं लियो भी सर्वर रूम में आग लगा देता है, जिसके सायरन से सभी लोग भागने लगते हैं। उसी बीच लियो भी वहां से मौका पाकर टैक्सी से भाग निकलता है। अब इराई जैसे ही लियो को देखता है तो वो सोचता है कि इसका पीछा हम कैसे करेंगे। तभी उसे उसके पापा नजर आते हैं और वो उन्हें कहता है कि हमें उस टैक्सी का पीछा करना है, उसमें रागी का किडनैपर जा रहा है। तब ये लोग टैक्सी का पीछा करने लगते हैं। यहाँ रिको बच्चों को डराने लगता है कि तुमने एलेक्स को क्यों मारा, जिस पर वो लोग कुछ भी नहीं बोलते और मजाक मजाक में रिको रागी के गले पर चाकू लगा देता है, लेकिन उसकी धार से रागी का हल्का सा खून निकल आता है, जो अब रुक नहीं रहा था। इससे रागी की हालत खराब हो जाती है और बच्चे बताते हैं कि ये खून बिना डॉक्टर के पास जाए नहीं रुकेगा। अब रिको सोचता है कि अगर बच्चों को कुछ हुआ तो लियो मुझे नहीं छोड़ेगा, पर वो रागी को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो उसके गले पर कपड़ा लगाकर बैठा रहता है। वहीं बारी लियो के आदमी को चकमा देकर उसे मार देता है और वहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि यहाँ बच्चे भी हैं। इधर रागी की हालत खराब हो रही थी, लेकिन तभी उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा लगता है, जिसे वो रिको के हाथ में मार देती है। उसी समय बारी आता है और बच्चों को लेकर भागने लगता है। वहीं लियो जैसे ही पुलिस वालों को टैक्सी के पीछे आता हुआ देखता है तो वो ड्राइवर से कहकर जंगल में कूद जाता है और आगे ड्राइवर कार ही जला देता है, क्योंकि वो लियो का ही आदमी था। कार को ऐसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये सब किसने कर दिया। अब यहाँ जैसे ही लियो के अड्डे पर उसके आदमी आते हैं तो देखते हैं कि बारी और बच्चे गायब हैं, तो ये लोग उन्हें ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं और अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। पर बारी जैसे तैसे उन बच्चों को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी सही टाइम पर एसआई वहाँ पहुँच जाता है और बारी से कहता है कि बच्चों को ले जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। पर गोली लगने से उनका एक साथी भी मारा जाता है। पर एसआई देखता है कि सैंडी और बाला को तो अभी भी लियो के आदमियों ने पकड़ा हुआ है। तब यहाँ इन सब के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें एसआई सारे गुंडों को बुरी तरह से मारकर बच्चों को बचा लेता है। इधर रागी की जान डॉक्टर ने बचा ली थी और बारी आकर उससे अपनी गलती की माफी मांगता है और बताता है कि उस रात चोरी मैंने नहीं की थी। तब रागी भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इराई के पापा को बारी ने उस रात की बात बता दी थी, जिससे उन्हें इराई और मिंकू ने जो कुछ भी किया था वो पता चल गया, क्योंकि उन्हें शक तो पहले से ही था। साथ ही बारी ने लियो के बारे में भी एसआई को बता दिया था कि वो कितना खतरनाक आदमी है और वो जल्दी ही आयरा से मिल जाएगा। फिर एसआई जाकर ये सारी बात अपने सीनियर को बताता है कि लियो कैसे भी करके उस कीमती लॉकेट को पाना चाहता है, इसीलिए वो उसे ढूंढने यहाँ जरूर आएगा। जिस पर उसके सर कहते हैं कि अब हम उन्हें पकड़ने के लिए अलग टीम बनाएंगे, जिसे तुम लीड करोगे। फिर हम देखते हैं कि ये सारे बच्चे अब इस पूरे मैटर से बच गए हैं और काफी खुश हैं। वहीं बारी भी अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने चला जाता है। जिसके बाद मिंकू भी अपनी मम्मी पापा के पास जा रहा होता है और जाने से पहले वो वही लॉकेट इराई को दे देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जो इराई रख लेता है। जिसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर हम एक जगह देखते हैं जहां आयरा के आदमी को किसी दूसरे आदमी ने पकड़ रखा है, शायद ये आयरा का राइट हैंड है, और वो कहता है कि आयरा भाई ने तुझे वो लॉकेट ढूंढने का काम दिया था जो तू नहीं करवा पाया। ये कहकर वो उसे जान से मार देता है। तभी हमें आयरा को आते हुए दिखाते हैं, लेकिन उसका फेस रिवील नहीं करते और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है।
यानी आयरा उस लॉकेट के लिए वापस इराई और उसके दोस्तों की तलाश करेगा और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।